अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। पैनामा केस की JIT की तहकीकात में अब कुछ ही दिन हैं तहकीकात को मुकम्मल होने में। आज तारिक शफी साहब JIT के सामने दूसरी बार पेश हुए, जबकि कल हसन नवाज साहब एक दफ़ा फिर से JIT के सामने पेश होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हुसैन नवाज साहब और मरियम नवाज साहिबा भी पेश होंगे। इसके अलावा आज फिर ख्वाजा साद रफीक साहब मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए नजर आए। इन पर बाकी हम इशूज़ पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, आपको भी डॉक्टर साहब, 5 दिन रहते हैं अब JIT की तहकीकात मुकम्मल होने में और आज तारिक शफी साहब JIT के सामने पेश हुए और 3 घंटे तफ्तीश जारी रही। एक वफाकी वजीर की ड्यूटी लग गई है कि वो एक आदमी को जो JIT में जा रहा होगा उसकी गाड़ी ड्राइव करता हुआ लेके जाएगा और आज उसके बाद वो बात करेगा। अगर वो खुद जो JIT में पेश होने वाला शख्स है, मुल्जिम जो है, वो खुद बात करने के काबिल हुआ तो खुद बात करेगा, वरना जो ड्राइवर होगा वो बात क्या करेगा। अच्छा है, ठीक है, अच्छी स्ट्रेटेजी है और होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे मुनासिब है। लेकिन आज से देखें, ठीक एक हफ्ते के बाद यानी कल से शुरू होगा जो हफ्ता, और वो हफ्ता खत्म होगा और एक हफ्ते के बाद 10 तारीख को 1 बजे दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट पेश कर देगी अपनी JIT जी। अच्छा, एक हफ्ता है भी, यानी ये हफ्ते में सारा JIT सारी ये तहकीकात भी हो जाएंगी, सारा वो उसको कंप्लीट भी कर लेंगे, यकीनन अपनी रिपोर्ट को पेश भी कर देंगे जी। और अब देखिए, बाज़ दफा जो है वो ऐसा होता है कि बहुत सारी कामों में अब देखिए, अब जैसे हुकूमत की बचत हो गई काम में। अब मैं आपको अभी बताता हूँ JIT पे, लेकिन मैं वैसे सोच रहा हूँ कि कुछ कामों में इनकी बचत हो गई। मिसाल के तौर में PIA को प्राइवेटाइज नहीं किया, देखिए ना, PIA प्राइवेटाइज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि भागना हो अगर, तो कम से कम PIA में इनको टिकट मिल सकता है भागने का। क्योंकि अगर आप एमिरेट से भागते हैं, अभी जो मैं बात करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि देखिए ना, आज वो डेडलाइन खत्म हो गई ना, सऊदी अरब ने जो 4 मुल्कों ने डेडलाइन दी थी ना कतर को, वो आज खत्म हो गई। 23 तारीख को दी, उन्होंने कहा 10 दिन और उसके बाद मजीद पाबंदियां आयद होगी कतर पे। अच्छा, कतर को निकाला जा सकता है GCC से उनके साथ, और लेकिन कतर को बहरहाल तुर्की ने बचा लिया कि तुर्की ने और फौज भेज दी है वहां। बहरीन के खलीफा से आज बात की है प्यूटिन ने, और रेक्स टिलरसन जो है वो दरमियान में कोशिश करते रहे कि किसी तरह मसला खत्म हो, वो जबरदस्त हो गए। पेंटागन एक तरफ खड़ा हुआ है और व्हाइट हाउस एक तरफ खड़ा हुआ है, और ये वो डेडलाइन खत्म हो गई। पूछा गया एक खलीजी रियासत से, जो कि 4 ममालिक हैं कतर के खिलाफ, से पूछा गया कि आप कोई फौजी कार्रवाई करेंगे, कोई फौजी कार्रवाई का तो नहीं सोच रहे कतर पे। उन्होंने कहा हम फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे बिल्कुल, लेकिन हम पाबंदियां मजीद आयद करेंगे। लेकिन कतर के जो वजीर खारजा हैं वो रोम में है और उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं, जिसने किसी ने फौजी कार्रवाई करनी है हमारे खिलाफ कर ले। तो अब उसके नतीजे में हमास और खित्ते के अंदर शाम में क्या होगा, प्यूटिन का बहरीन के खलीफा को फोन आना, इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तानी सियासत में। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब देखें, इस्लामाबाद से कौन कौन सी इंटरनेशनल एयरलाइंस आती हैं। अगर भागना हो तो क्या तरीका है, बहुत सारे लोगों ने भागना है ना आने वाले दिनों में, कोशिश करनी है भागने की, कुछ ने पकड़े जाना है, कुछ ने ECL पे डल जाना है, कुछ भागेंगे। अब अगर आप एमिरेट से भागते हैं, अब देखें ना, एक वफाकी वजीर जो है वो जो कतर के साथ पूरा खेल वेल चला के LNG, CNG, DNG, PNG चला रहे थे, वो एक खलीजी रियासत में बैन हो गए क्योंकि उनका कारोबार उधर है। हमारे भाई इंतहाई मोहतरम सैफुर रहमान, वो कतर में थे नवाज शरीफ साहब के, अब वो उनका सारा कारोबार उधर, काम धंधा उधर, वो अब पता नहीं UAE कैसे जाएंगे। देखिए ये बड़ी संजीदा बात है। कह रहे हैं कि शायद बड़ी संजीदा। इसहाक डार साहब का क्या बनेगा? इसहाक डार साहब कतर एयरवेज में जाएंगे, भागना होगा कतर एयरवेज में जाएंगे, जबरदस्त हो जाएंगे उनके बच्चे वहां पे जो दुबई में बैठे। देखिए बड़े हालात खराब है। अगर वो PIA पे भी जाते हैं तो PIA की कैंसलेशन भी बहुत होती है। एक बड़ा मशहूर जुमला मेरी बहन का, मेरी ना कोई जायदाद मुल्क से बाहर है ना मुल्क के अंदर है, वो तो मेरी बहन है, मैं उसका जुमला दोहरा रहा हूँ ना। लेकिन मसला ये है कि जिनकी जायदादें बाहर भी अंदर भी, वो इस सूरत में क्या करेंगे? जो कतर में कारोबार, वो कह रहे हैं कि ये जो मुल्क है, यानी आप देखें ना, सऊदी एयरलाइन से भागे,
तो फिर कतर के अंदर क्या होगा? फिर अच्छा उधर भागे तो उधर, अच्छा ये दोनों के साथ अपनी लाइन, इनको क्या पता था ये हालात आ जाएंगे। लंदन तो अब अच्छा है कि पीआईए प्राइवेटाइज नहीं होगी, इन्होंने तो बेचनी थी किसी अरब मुल्क को, अरब मुल्क को बेचनी थी ना। सुजात अजीम की तो वही लाइन है ना, हरेरी और ये सारा वो तो उनको पायलट जहाज उड़ाता था, उसने तो बेच देनी थी वो तो। और वो मोहम्मद जुबैर दूसरा जो बतखें बेच रहा है, तो इन्होंने तो बच गए, इनकी बचत हो गई है। आप यकीन करें बदमाशिया की बड़ी बचत हो गई है कि ये पीआईए प्राइवेटाइज नहीं हुई, इनको भागने का रास्ता मिल गया है जी। या फिर चाइना जाएं, और चाइना से भी तो कनेक्टिंग लाइन लेके भागेंगे ना आगे, वरना तो जबरदस्त हो जाएंगे सारे। बहरहाल ये देखें बाज कामों में कुदरत मदद कर देती है बदमाशिया की, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि ईसीएल पे नाम डल जाएगा, भागने कोई नहीं पाएगा। अच्छा ये जो हफ्ता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इस हफ्ते में अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या करेंगे। मेरी बहन आ गई वापस, शुक्र है खुदा का जी। कल मैंने कहा था वो चल रही है, वहां से फ्लाई कर गई, आज मरी में उन्होंने दिन गुजारा। और इस हफ्ते अब आज मेरे भाई साद रफीक साहब, कल वो भी थोड़ा सा बोल लिए, मैं भी थोड़ा सा बोल लिया, वो बात अब खत्म हो गई, वो भी मतलब वो बस उधर का उधर ही रुक जाए फैसला का, और पॉलिटिकल बात हो रही, पॉलिटिकल बात। अब साद रफीक साहब जो हैं उन्होंने, उनका लबो लहजा जो है वो तल्ख हो रहा है। अच्छा उनका लबो लहजा ये बता रहा है वो बात नरम कर रहे हैं, यानी उनका लहजा अब जरा नरम है, लेकिन जो इशारे हैं वो तेज हैं। लफ्जों का चुनाव है, लेकिन गुस्से में बड़े आए वो तो पुरानी सियासत में वो एक लफ्ज का चुनाव, बड़े ज़हीन आदमी है जी। ना, कारोबार में भी सियासत में भी माशाल्लाह बड़ा बहुत जबरदस्त आदमी है वो। ऐसे ये नहीं कि वो तौहीन अदालत में अंदर हो जाएंगे, वो बात बड़ी नपी तुली तरीके के साथ बड़ा स्टाइल से। अब मसला ये है कि वो साद रफीक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने कहा पैसे लेके प्रोग्राम करता है, ये किसी तरफ इशारा किया है, तो वजाहत करने तो बेहतर है खाम में। ये आज बहुत जनरल सी उन्होंने बातें की मीडिया के बारे में। ये मीडिया पे वो मुझे, मैंने कहा ना शक नहीं है, मेरी तरफ तो शक भी ना, दूर रहे, मुझसे दूर रहे। पैसे लेके, मैं पैसे लेता हूँ, इनसे पैसे लेता हूँ, ये जरदारी साहब से पैसे, ये अयान अली और उजैर बलोच ये सारे जो कर रहा था मंजूर काका का, तो ये इनसे पैसे ले रहा था। क्या फजूल, ये पता नहीं साद रफीक भाई हमारे अच्छे खासे, ये पता इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर के साथ एक प्लॉट्स इस्लामाबाद के, ये बहुत जबरदस्त है फ्लैट्स, यहाँ पे 1 अरब 25 करोड़ निकलवाए थे किसी ने कुछ अर्सा पहले। हम बात नहीं करते, हम कहते हैं यार पर्दा रहे दो, ये खाम चलते फिरते मुशर्रफ दौर में, वो 1 अरब 25 करोड़ मुशर्रफ दौर में कन्वेंशन सेंटर के साथ फ्लैट्स अपार्टमेंट्स। 12 छोड़ दें किस्से को, भाई है, और वो मतलब बात अपनी पार्टी की करें, बस इससे ज्यादा ना करें जी। वो ये कह रहे हैं कि जो है वो अकलियत का फैसला अक्सरियत पे, इस किस्म की बात करें, ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हैं, ठीक है, ज़हनी तौर पे वो तैयार हो गए। फैसला मानना पड़ेगा लेकिन तस्लीम नहीं होगा। नहीं क्या मतलब अगर खिलाफ आया तो वो तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन मानना पड़ेगा उनको। नहीं मतलब कैसे सुप्रीम कोर्ट अगर अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो यानी फांसी लग जाए, और मैं कहूँ कि फांसी तो लग गई है लेकिन मैं उसको तस्लीम नहीं कर रहा, ये लाश है, मतलब ये क्या है? मतलब फैसला हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ जी। इन्होंने पहले ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है कि हमारे साथ ये होने जा रहा है, मतलब इन्होंने पहले ही, यानी देखिए अभी तो जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन वो अंदर देखिए क्या हुआ है। अब तो कहने 3 नस्लों का, अब इन्होंने क्या किया आपको पता है? इन्होंने चौथी नस्ल भी डाल ली है बीच में, चौथी नस्ल भी वो ऐसे डाल ली है कि मेरा भाई, हमारे यानी बहन का, यानी कैप्टन सफदर भी भाई हुए ना, बहनों ही हो गए, भाई हो गए। उन्होंने जीआईटी के सामने क्या कहा है, उनसे पूछा है, उन्होंने कहा कि आपका नाम कैप्टन सफदर, उन्होंने कहा था भी बताएं कि बच्चे आपके माशाल्लाह, उन्होंने कहा हाँ। अच्छा उन्होंने कहा बच्चे आपके जो है वो वहां पढ़ते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ते हैं जी। उन्होंने कहा बच्चों की फीसें कौन देता है? अभी बच्चों ने ग्रेजुएशन की है ना, तो बच्चों की फीसें कौन देता है? देखे ना, चौथी नजर आ गई थी। अब अच्छा अब ये मसला, क्योंकि कैप्टन सफदर ने कहा मैं तो दरवेश आदमी हूं, मैं तो कोई काम नहीं करता। अच्छा अब बच्चों की, यानी अब बच्चों की फीस कौन देता है? अब बच्चों की फीस कौन देता है? अब बच्चों की फीस जो है वो कैप्टन सफदर अगर देते हैं तो कैसे देते हैं? यहां से पैसा कैसे जाता है बाहर? देखे ना, एक अजीब रौला पड़ गया ना नया। उसके नतीजे में मेरी बहन को फिर वो ट्वीट करना पड़ा, वो जो ट्वीट था ना, देखिए एक तस्वीर, एक तो ये तस्वीर पे ये इतराज, एक मिनट तस्वीर दोबारा देखें, ये सारी ट्वीट, ये तस्वीर वो वाली नहीं, वो तस्वीर जो है ना, वो तस्वीर वो जो ये वाली, इस तस्वीर पे ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब वो पीछे
पेंटिंग वो लगा के और तस्वीरें आगे उतरती हैं। यार मुझे पता है भाई, मैंने भी थोड़ी सी जिंदगी गुजारी है, मेरा इस तस्वीर पे सिर्फ इतराज ये था कि वो साइड से लेते हैं, वो ऐसे लेते हैं कि वो जो किताबें हैं वो पीछे ये सामने से लेते हैं, सीनरी ऐसे आनी चाहिए, ऐसे नहीं लेते साइड से खड़े होके कि वो बिल्कुल नजर आ जाए। और इसमें और भी हाँ मतलब आप अगर पीछे दिखा दें कोई बाग वाग किताबें तो वो सामने से लेंगे ना तस्वीर, आप साइड से थोड़ी लेंगे जी। तो ये बहुत ही कोई घबराहट के आलम में ये तस्वीर है, पता नहीं क्या है, खुदा जाने इस तस्वीर में कोई गड़बड़ है। अच्छा लेकिन मेरी बहन का ट्वीट देखें आप, ट्वीट बड़ा मजे का। अब हुआ ये कि कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि ये जो है वो बच्चों की फीस, उन्होंने कहा बच्चों की फीस, मैं दरवेश आदमी हूँ, उन्होंने कहा आप मेरी बहन से पूछे, मेरी बहन से पूछे मरीम साहबा से। अब मरियम साहबा को ये पता, मरियम साहबा ने क्या ट्वीट किया वजह कि पीएम हैड कम टू लंदन, यानी वजीर आजम साहब लंदन गए हैं टू अटेंड हिज ग्रैंडसन, अपने पोते के की यानी जो कि मेरा बेटा है, ब्रॉट अप बाय हिम, जिसकी परवरिश उन्होंने की है जी। यानी नवाज शरीफ साहब ने यानी पता नहीं कुछ शेल्टर होम चलता है क्या होता है, उनकी परवरिश, बेटे की परवरिश नवाज शरीफ साहब ने की है। उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी खास लिखा है ब्रॉट अप बाय हिम। अच्छा जी। अब ये अजीब रौला है। अच्छा क्योंकि देखें इसमें ये यानी ये अब मैं अब माजरा के साथ में आदमी की एक होता है ना, मैं बिल्कुल मेरी अकल समझ दे, यानी मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने पोतों की नवासों की वो फीस दे रहे हैं, ठीक है, नवासों की मां पढ़ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को उनके बच्चे तोहफा दे रहे हैं जी बिल्कुल 88 करोड़। अच्छा वो बच्चे भी उसी मुल्क में रहते हैं जहां पे वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे अपने वालिद को भेज रहे हैं, मतलब मामू भांजे को नहीं दे रहे फीसें। यानी ये क्या रौला है, ये क्या रौला है, आगे उनको दे रहे हैं। यानी यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को बच्चे तोहफा भेज रहे हैं, हसन नवाज या हुसैन नवाज वो तोहफा भेज रहे हैं 88 करोड़, फिर यहाँ से मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में से उनको बच्चों की फीस भेज रहे हैं, वहां पे साइकिल हो रहा है डॉक्टर साहब, मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो एक नया मनी लॉन्ड्रिंग। यानी यहाँ वो भाई उधर से उधर वो बच्चे, वो कैप्टन साहब देखिए एक मशवरा सारे एक साथ बैठे, सारे के सारे बैठे एक साथ, पूरा फैमिली बैठे, डिसाइड करे कि कितना झूठ एक साथ बोलने हैं या सच बोलना है, झूठ एक बात तो करें ना जाके। अब वो बच्चों की फीस जो है उसके ऊपर मेरी बहन को बुला लिया गया। अगर ये बच्चों का मसला ना होता तो वो कभी ना बुलाते। मैं तो कहा था ना कि नहीं बुला रहे, ये तो खबर, ये बाकायदा वजीर आजम हाउस भी रिलैक्स था। अब मसला ये है कि बच्चों की फीस वो मरियम साहबा कह रही है। अच्छा उन्होंने भी अजीब ट्वीट कर दिया कि मेरे वालिद ने उनके पैसे दिए। वालिद ने अगर उनके पैसे दिए तो वालिद को तो जो पैसे आ रहे हैं वो तो उसी मुल्क से। गुव अप कहते हैं, टोटल डिजास्टर, टोटल स्यापा, टोटल स्यापा। अब होगा कि हमारी चारों नस्लों का हिसाब हो रहा है, किसी ने ये कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं चारों नस्लों का, चारों का पता नहीं पता नहीं कहां से कहां तक शुरू कर दिया। इसकी क्या जरूरत है स्यापे की, खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट किया कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद वो कि वो उनको वो भी वालिद साहब पे डाल दी। अब यार मियां साहब को छोड़ दें, खुदा का वास्ता, मियां साहब ने नहीं दी होगी फीस, वो खुद दे दी होगी फीस आपने बच्चे की। अब वो बच्चे की फीस इशू आ गया जी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब फीसें देते थे, कहां से देते थे। अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब भी कमाल आदमी है, जिस फ्लैट के बाहर खड़े होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्हीं ये जो खड़े हैं ना, ये इन्हीं फ्लैटों के ऊपर झगड़ा चल रहा है। कमाल देखें, ये मियां साहब भी एक कमाल आदमी है। वो पीछे मेरा वो किसके फ्लैट हैं, वो हमारे नहीं है, वो कतरी के, उन्हीं फ्लैटों के आगे खड़े होकर मियां साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लोग सारे पूछ रहे हैं किसके फ्लैट है, कतरियों के, हमारे हैं, कतरियों के, हमारे हैं, कतरियों। अब ये सारा ड्रामा इस हफ्ते खत्म होने को, ये रौला जी। और इसके नतीजे में आप देखें कि अभी वो कल एक भाई हमारा आएगा, परसों दूसरा भाई आएगा, फिर हमारी बहन आएगी जी, फिर इसाक डार साहब को आना चाहिए। वो तो कहानी मुकम्मल नहीं होती ना जी, अभी तक छह को कह रहे हैं आ जाना। मेरे ख्याल से वो किसी में वो तो इधर ही घूमते होते इसाक डार, तो वो तो देखे ना, उनको तो मसला वो अगर वो ये LNG वाला मसला नहीं खराब हो तो बच्चा डबल दूध हो जाएगा सारा जी। और वो जमीन वमीन उधर वो बड़े मसले मसाइल हैं, उधर वो उधर छोड़ देना। ये खलीजी रियासतों के अंदर कारोबारी होता है ना कि आप बाहर आपने जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हो, मुल्क से पैसे लेके गए हो
और मैं कल ये सुन रहा हूँ पिछले 24-48 घंटों से, मैं इसे बात करूंगा रेमंड डेविस में, 1-2 दिन दें, ये रेमंड डेविस की जो कहानी चल रही है ना पीछे, हाँ किताब कैसे आई है, कैसे पीडीएफ पे, किसने क्या हुआ, कौन क्या किस्सा, मेरे सारे मीडिया के भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ, उनमें से कोई अभी कोई इस बात पे नहीं पहुंचा कि फैमिलीज हैं कहाँ पे, वो फैमिलीज कहाँ गई, वो जिन्होंने पैसे लिए, अभी तो पैसे किसने दिए, 23 करोड़ किसने दिए, अच्छा ये तो सवाल है, वो फैमिलीज गई किधर, 23 करोड़ दिए नहीं दिए किस, यानी रेमंड डेविस जो है वो कोई उसने सहीफा लिखा, मुकद्दस सहीफा, वो सीआईए का 2 नंबर आदमी था, ये पता नहीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था, और वो कबायली इलाकों में घूम रहा था, और उसने उसको पकड़ के जबरदस्त किया, और वो उसको जो लोग इनकाउंटर हुआ, वो इनकाउंटर करने वाले लोग भी हसास अदारों के थे, जो नौजवान थे उनकी फैमिलीज को शायद ना पता, 12 वो पब्लिक में हो गया, पब्लिक हाँ वो तो फॉलो, उसने उसको अंदाजा हो गया कि मैं फॉलो हो रहा हूँ, उस गाड़ी जो मेरी चलाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो वो गोलियां चला दी, वो ना वो मतलब एक गड़बड़ हो गई। अब उस गूफा के अंदर जो है वो उसको अंदाजा हो गया कि मैं फॉलो हो रहा हूँ, मैं पीछे होता हूँ, तो उसने मतलब उसको एक होता है ना, एक आदमी है स्पाई जासूस है, उसने वो एक बेवकूफाना अंदाज में रिएक्ट किया, और ये कबायली इलाकों के अंदर ये टीटीपी शीटीपी इनमें लगा हुआ था, काफी अर्से दाढ़ी वाड़ी है वो घूम रहे थे लोग, जो वीजे इशू है उस जमाने में काफी। अच्छा 12 छोड़े उस किस्से को, असल बात है वो फैमिलीज कहाँ गई, वो फैमिलीज किधर गई, इनमें से कोई नाम नहीं ले सकता, इनमें से कोई नाम ले ही नहीं सकता, वो जिन मुल्कों में वहां सेटल है वो फैमिलियां, ओ भाई वो वहां सेटल है, ये नाम नहीं ले सकते, इनके मुंह से नाम निकल ही नहीं सकता, उसको जो भी जबरदस्त हो जाएंगे सारे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई में से मीडिया का दोस्त मुझे जरा बताए तो सही, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि किधर है देखिए ना क्या होता है, फौरी तौर पे घर पहुंच गए, फलाने की शादी उसके घर पहुंच गए, और उसके दरवाजे के अंदर से कूद गए, गिर गए, फैमिली किधर गई, तो 12 छोड़ दी वो सर अपने उनके प्रॉपर्टी है सारी, और वो जब मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट से खेल, बड़े खेल, ये छोटे छोटे लेवल पे इनको पता ही नहीं होता है, फोनों की मारे होती हैं सारी, ये ऐसे ही है आपके जो पॉलिटिकल, वो जो बात की थी ना कल साद रफीक साहब ने, वो सही बात की थी कि जब आप का सारा कुछ बाहर हो, बहुत सी बातों से इख्तलाफ हो, सारा बाहर हो तो फिर आप बात नहीं कर सकते, वो एक जुमले में उन्होंने सारी, और बात वही बात है जो इमरान खान कर रहा है, वही बात है जो पब्लिक कर रही है, कि जब आपका सारा पैसा ही बाहर रखा हुआ है, आप क्या खाक बनाएंगे फॉरेन पॉलिसी, आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएं ना, आप इंडिया से क्या बात करेंगे, इंडिया आपकी क्या पॉलिसी होगी, आपको पता ही कुछ नहीं है, आप क्या मतलब, आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, एम्बेसडर आधे ज्यादा अपने चंपू अपने रखे हुए हैं, ठीक है ना, जिनको जो पसंद आ गया उसको उधर बिठा दिया, उसको उधर बिठा दिया, तो मतलब इस तरह तो नहीं होता। एक ये है, मैं माजरा के साथ ये होता है, ऑफिस ऑक्यूपायर है ये, एक होते हैं लीडर, एक होता है लीडर जो कौम को लीड करता है, गांधी, कोई आप समझें कि यानी बड़े लीडर्स, आप माओ को आप नाम ले लें, चोगेवेरा को आप लें, आप लें किसी, यानी वो मतलब किसी को लें, मतलब लेन को लें, मतलब जो इनकलाब दुनिया में लाए, उनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब वो दफ्तरों में बैठ के नहीं लाए तहरीकें, आयतुल्लाह खुमैनी वो दफ्तरों में, ये ऑफिस ऑक्यूपायर्स हैं, आपके जो रहनुमा हैं, ये वो हैं जो दफ्तर नहीं घेर के बैठ जाते, दफ्तरों में कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं, ये वो हैं। अभी आप इनको दफ्तरों से उठा के ऐसे फेंको रोड पे तो ये खत्म जी। जो लीडर्स होते हैं वो सड़कों पे होते हैं, वो सड़कों में, ये जो हुआ है, जो मैंने कल बात की थी, ये जो आग लगी है वहां पे, एक लीटर के लिए 200 आदमी जल के मर गए। अब एक लीटर के लिए मुझे बताइए, ये उस इलाके में ये एक बिरयानी की प्लेटों में नहीं वोट खरीदेंगे जाके, जितने जहां इतना इन्होंने गुर्बत रखी हुई है, ये माशी दहशतगर्द जो हैं, इन्होंने वहां एक लीटर के लिए लोग मर गए जल के, तो ये बैठे हुए आराम से, यहाँ ये बनाया हमने, वो बनाया, तारीफें हो रही हैं, तालियां बज रही हैं, वहां पे मोटर पे सर पे बनेगा उनके। अब मतलब बात यह है कि ये मामला इनको अब पता चल गया कि इनके साथ क्या होने वाला है जी। ये मामला लंबा खींचेगा नहीं, जीआईटी अपनी रिपोर्ट दे देगी 7 तारीख को जी। डॉक्टर साहब लेकिन रिपोर्ट तो 7 तारीख को दे देगी, और फिर 10 तारीख को अदालत में वो रिपोर्ट पेश हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब गवर्नर सिंध कह रहे हैं, और भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ माह बाद अदालत फैसला देगी। नहीं, मेरा ख्याल है मुल्क जितना अदम इस्तेकाम का शिकार हो चुका है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता।
ठीक है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। ये इनकी अगर ये चाहते हैं, और जाहिर है कि हुकूमत है या बाकी जो भी लोग हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी पता, उन्होंने नैब खत्म कर रहे हैं इनसे, ठीक है, वो नैब उन्होंने कहा बुराई की जड़ी खत्म कर दो, नैब हमारे ऊपर हमें पकड़ने आ जाते हैं नैब वाले, वो नैब को खत्म करें, वो दबरदूस, ये सिस्टम पूरा सिस्टम दबरदूस, ये सिस्टम दबरदूस करने के चक्करों में जाते जाते और जाता है ये कि इमरान खान को भी ले जाओ। तो अच्छा, इमरान खान को ले जाओ तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा दो, तो इमरान खान डिस्क्वालीफाई, वो पहले ज़हनी तौर पे तैयार बैठा है, वो कह रहे हैं मुझे करवा दे डिस्क्वालीफाई, बड़ी कम कीमत होगी कि मेरी जान छूटेगी इन सबसे। ये मामला 7 तारीख को पेश होगी, 10, 11, 12, 13, जल्दी ही यही तीन जजेस फैसला देंगे गालिबन जो वजीर आजम हाउस के अंदर ब्रीफिंग दी गई है, जिसके ऊपर ये बेचैनी पैदा हुई है, वो फैसला देंगे सिंपली इतना कि ये हमने आपकी रिपोर्ट मंजूर कर ली। अगर मंजूर कर ली तो इसका मतलब एक्सेप्ट कर ली, इसका मतलब सादिक और अमीन नहीं, और इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करेगा, नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन फौरन जारी कर देगा। 2 चीजों से मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, कौमी असेंबली की रुकनीत खत्म होगी तमाम अहले खाना की, और साथ ही वो पार्टी का ओहदा भी नहीं रख सकते। या अब आप जहन में रखेंगे, अगर आप एमएनए नहीं बन सकते तो पार्टी का ओहदा भी नहीं रख सकते अपने पास, आप सदर नहीं बन सकते। अगर खुदा ना खास्ता मेरी बहन मरियम भी जद में आ गई बीच में, यानी वो अभी तो एमएनए नहीं है, लेकिन वो पार्टी का ओहदा भी आगे नहीं रख सकेंगे, अगले इलेक्शन लड़ सकेंगी। तो अगर ये हुआ जो कि हुकूमत खुद डर के भोखलाहट की बात कर रही है सारी, तो ये फैमिली सारी की, और फिर उसके बाद उसके साथ ही नैब के केसेस, क्योंकि पहली डिमांड लोगों की डिमांड ये नहीं है कि डिस्क्वालीफाई किसको रखना है, लोगों की डिमांड है पैसा लाया जाए, वापस पैसा लाया जाए। मुझे लोगों की डिमांड ये नहीं है कि आसिम हुसैन को अंदर बिठा के आसिम हुसैन की जो है वो अर्थी उतारी जाए, या उजैर बलोच को, भाई पीछे कौन है, आप उनका पैसा लेकर आए वापस, आप उनकी जायदादें जब्त करें, आप उनके अकाउंट्स फ्रीज करें, पैसा लाएं। मुझे क्या दिलचस्पी है कि कोई डिस्क्वालीफाई हो या ना हो, या कि कोई भाग गया मुल्क से या नहीं भागा, पैसा आना चाहिए, लोगों को पैसा लेकर आए, मुल्क के सफारती अदारे खड़े हो अपनी जगह, आपका खारजा डिपार्टमेंट खड़ा हो, आपका नैब खड़ा हो, आपकी एयरलाइंस खड़ी हो, आपकी स्टील मिल्स खड़ी हो, आपके मेड इन पाकिस्तान गवर्नमेंट्स बने। ये पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर जाके लॉबिंग करके, हमारी हिलरी क्लिंटन से लाइन है तो हमारी मार्क लाइल ग्रांट से लाइन है तो फलाने से लाइन है तो फलाने शेखों को हम जानते हैं, तो फोन करा के हुकूमतें बन जाते बना लेते हैं यहाँ पे, और सफीर लग गए और फला लग गए और ये लग गए, तो ये ड्रामेबाजी खत्म। सवाल ये भागेंगे कौन सी एयरलाइन से? कतर से भागेंगे तो एमिरेट्स का कारोबार बंद होगा, एमिरेट्स से भागेंगे तो कतर के अंदर मौजूदा वजीर जो है और सैफ और रहमान जबरदस्त हो जाएंगे। भागना कैसे, अब इस पे सोचें, और क्या भाग पाएंगे या नहीं भाग पाएंगे, शुजात उद्दीन से मशवरा कर लें। वैसे उम्मीद है कि चौधरी निसार साहब लिस्टों में नाम डाल देंगे, इतने सारे वजीरों की फाइलें, खबर है इतने वजीरों की फाइलें रख के बैठे हुए हैं, खामोशी से बैठे हुए हैं, फाइलें सबकी वो छोड़ेंगे नहीं इनको। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे कि अगले जो कुछ दिन रहते हैं तहकीकात में वो काफ़ी अहम है। कल हसन नवाज साहब पेश होने जा रहे हैं और रिपोर्ट अगर मंजूर कर ली अदालत ने तो उसके नतीजे। हाँ, ये दोबारा क्यों बुला रहे हैं इनको, ये बात ब्रेक लेने के बाद कि दोबारा बच्चों को क्यों बुला रहे हैं, बिल्कुल क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नाज़रीन उस पर हम बात करते हैं। चौथी नस्ल की फीसें किससे दी? वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जैसे जैसे पैनामा केस की JIT की तहकीकात अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे ही वज़ीर आज़म के लिए ऑप्शंस अब कम होते जा रहे हैं। भागेंगे कैसे, ये बदमाशी कैसे भागेगी? लेकिन टर्किश एयरलाइन से भागते हैं, हमारे पाकिस्तान से जो चल रही एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन वाले टर्की खड़ा हो गया कतर के साथ जी, उस आपको UAE वाले जबरदस्त कर देंगे, वहां पर सारा कारोबार है सागदार का, ठीक है ना। उसके बाद अगर और कौन सी एयरलाइन है, टर्किश एयरलाइन है, PIE की फ्लाइटें मंसूख हो रही है, वो तो रिस्क नहीं ले सकते, पता नहीं भागने का टाइम, एयरपोर्ट पहुंचे और एयर अली वाला सीन हो जाए और बोर्डिंग कार्ड। तो ये जो है ना बदमाशियां इस वक्त ये है परेशान। अच्छा, एक मैं अपनी बहन की तारीफ करूंगा, एक मेरी और बहन है उसकी मैं तारीफ करूंगा, उसने आज हालात को सही पढ़ के, और उसने वो है बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और वो मेरी बहन है मारवी मेमन जी। मारवी मेमन ने आज एक जबरदस्त इंटरव्यू दिया है, वो अगर दिखाएंगे बड़ा वो इतनी मेरी तबीयत खुश हुई है उसको देख के, मतलब मारवी मेमन से यही तवक्को थी, और वो मारवी मेमन ये दिखाएंगे बड़ा इसको बड़ा कर दे प्लीज। ये मेरी बहन मारवी मेमन कह रही है
कि JIT का क्या एहतराम सब पे लाजिम है ना। JIT बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसका कानून के मुताबिक चल रही है JIT। वो JIT इतनी ओहो सब मान रहे हैं, वो इतनी उन्होंने तारीफें JIT की हैं, वो JIT वाले को सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी मारवी मेमन है, मतलब वो इतनी JIT बहुत ही अच्छी है मारवी मेमन साहबा ने। अच्छा असल में मत देखिए ना, मसला ये है क्या होता है ना, फरजाना राजा वो सारे रिश्तेदार देके खा खू के वो गायब है, वो मुझसे भागी हुई है फरजाना राजा। अब लेकिन ये तो बड़ा काम है, अब मारवी मेमन साहबा ने सही वक्त पे हालात को भाप के JIT की इतनी तारीफें की हैं कि साद रफीक ऐसे सोच रहे होंगे बैठे हुए, राना सनाउल्लाह सोच रहे होंगे बैठे हुए कि यार इसको ये जिस दिन हम लाए थे ये हम तालियां वालियां बज रही थी और ये सारा हो रहा था, एक मिनट ये, और वो मरीम नवाज सोच रही होंगी कि एक मिनट ठहर जाओ यार ये क्या हुआ है मेरी। तो मारवी मेमन साहबा ने JIT की बहुत तारीफें की हैं और अब बेनजीर ये वफाकी वजारत हो है, बड़ी पैसा बड़ा है इसमें, इतना पैसा है हो इसमें इतना पैसा है। देखिए ना यहाँ पर या तो प्राइज बॉन्ड निकलते हैं लोगों के, वो तो खर्च छोड़ते हैं जिनके निकलते हैं उनका जिक्र नहीं करूंगा मैं, लेकिन ये है कि ये इसमें पैसा बड़ा है। तो इनका अचानक इन्होंने मारवी मेमन मेरी बहन ने JIT की तारीफें की आज, और इन्होंने वो हालात को भाप के पहला JIT के जो कसीदा आया है वो आया है मारवी मेमन साहबा को। तो मारवी मेमन मेरी बहन आपको बहुत मुबारक हो, और आप जहां भी रहें, जिस पार्टी में भी रहें जिधर भी रहें, आप खुश रहें, लेकिन ये कि आप समझ गए कि क्या होने वाला है। अच्छा बाकी जो लोग हैं वो बाकी भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आराम से धीमे धीमे अपना दाएं बाएं मामला ठीक कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। वो जब देखते हैं ना साहब की लाइन, साहब इस टेंशन में है, फिर वो लेकिन क्या पोजीशनिंग करने से वो अपने मामलात से भी भाग सकते हैं? वो मियां मैं आप अगर वो खुद भी मियां नवाज शरीफ साहब वो वहां जाकर वापस जाके मियां नवाज शरीफ साहब ये सोचेंगे किसने मशवरा दिया था मियां नवाज शरीफ साहब को कि पार्लियामेंट से बाहर लेके जाओ इस मसले को। मियां नवाज शरीफ साहब को इस मामले को पार्लियामेंट में हल करना चाहिए था। सारी पार्टियां आ गई थी, ANP सब आ गए थे, और एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि पार्लियामेंट इसको हल कर ले, पार्लियामेंट इसको पार्लियामेंट में हल कर देना चाहिए था। अदालती कमीशन बन जाता। फर्ज करें मियां नवाज शरीफ साहब अदालत के सामने, जो मैंने पहले मियां नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस के सामने जा रहे होते, एक आपकी एक होता है ना अदालत के सामने मियां साहब जा रहे जी। अब मियां साहब क्या कर रहे हैं, यानी देखे ना, एक मतलब आपने कुछ मतलब अगर मतलब एक होता है ना कि लेवल तो रखे ना, मतलब अगर आपने कोई गड़बड़ भी करनी है तो यार कोई बाखिल बैंक लूटे आप, अब आपने कोई छोटी वो परचून की दुकान पे ही जाके आटे का थैला उठाना है, मतलब आप अदालती कमीशन बनाते, अदालती कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट बैठी होती, आप जज साहबान भी, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट है, वो आराम उसको पार्लियामेंट और पार्लियामेंट पीछे खड़ी होती है आपके। अब आपने उस जिद में आके पता नहीं सागदार के साथ गेम करता है, क्या है सागदार, कौन आदमी है, किसके साथ खड़ा होगा एक हफ्ते बाद, कुछ नहीं पता आपको। ये अजीब परिसरा करैक्टर, सूरजमुखी ये पता नहीं सूरजमुखी का, ये फजूल लोग सारे। मैं ये मियां नवाज साहब चेक तो करें ना इनकी एब्सेंस में किस किसने क्या क्या कारोबार किस किस के चमके माशाल्लाह मुशर्रफ साहब के दौर में। मैंने तो एक मिसाल दी थी ना भी, सिर्फ ये छोड़ देना, ये जो इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर के साथ इतने बड़े फ्लैट्स का में जो 1 अरब 25 करोड़ ऐसे निकला मुशर्रफ साहब के अहकाम उनके सामने ही, उनके सामने शौकत। ये छोड़ दें, बात यह है कि कौन जो जेन्युइन मुस्लिम लीगी हैं, जो तकलीफ में जो मियां साहब को चाहते हैं, उनको सिर्फ ये चेक करें कि कौन से लोगों ने मियां साहब को धक्का दिया। क्या मियां साहब ये अदालत, ये खजाएं ये चली गई, वो बहारें आ गई, ये हो गया, फलां हो गया, ढिमाकन आई, ये कौन मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल चला, मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल कौन चला रहा है? ये मरीम नवाज साहिबा का ज़हन नहीं है। जो शख्सियात पीछे बैठी हैं, जो इनको गाइड कर रही हैं, वो पहले मुशर्रफ साहब के साथ थी, ठीक है ना, जिन्होंने मशवरा दिया इनको कि आप ये मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल चलाएं, ये लोग भर्ती कर लें। मुझे बताएं इस पूरे कबाड़ खाना जो खड़ा हुआ है मुल्क में और इस हुकूमत का, उसमें कितना बड़ा रोल है इस मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल का, कितना बड़ा रोल है? मुझे बताएं क्या उसको क्या था? PID में 4 लोग बैठ गए, सवाल इसके एक आदमी गवर्नर बन गया उनमें से, तो उसने कोई पॉजिटिव रोल प्ले किया? मरियम औरंगजेब साहिबा जो हमारी वजीर हैं, वो एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, और वो आराम से बात करती नजर आती हैं, कभी कभी उनको भी इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, वो भी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर जाती हैं। और तला चौधरी साहब भी
धीमे तलवार चौधरी साहब का वो मिजाज नहीं है जिस तरह उनको बात करनी पड़ी। जो लोग जानते हैं हमें पता है तलवार चौधरी साहब से एक आधा जो मुलाकात है वो मिजाज नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म खुद अपना गुस्सा कब दिखाएंगे? ये गलत था, ये आइडिया गलत था, ये आइडिया गलत था कि आप इस तरह करोगे तो ऐसे हो जाए, ये आइडिया ही गलत था। दानियाल अजीज साहब कैसी पर्सनैलिटी आपके ख्याल से? ये कोई बाइपोलर है दानियाल अजीज साहब? मैं डॉक्टर नॉर्मल आदमी है, ये मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल की वजह से ये अच्छे खासा आदमी, अच्छे खासे दानियाल अजीज सॉफ्ट, मतलब इंतहाई एक धीमे मिजाज के आदमी है, लेकिन वो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल में जाके उन्होंने अजीब पर्सनैलिटी बन गई उनकी। जी तो वो देखिए ना, वो आगे होके वो अजीब किस्म की शख्सियत, और उसने जितना इन्होंने उस मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल ने और पीआईडी ने डैमेज, और आखिर में क्या निकला उसमें से? डॉन लीक्स और खत्म वो मामला। और वो डिस्कशन जारी रखते हैं, आप ब्रेक लें, वो बात रहेगी कि दोबारा बच्चों को क्यों बुला रहे हैं, आप ब्रेक ले लें। और जरदारी साहब, हाँ पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं? आज खामोशी रही है ना, जरदारी साहब इसको क्या प्लान कर रहे हैं? पाकिस्तान वापस आके वो क्या प्लान कर रहे हैं? क्या वो रेस्क्यू करेंगे, नहीं करेंगे? ये सिस्टम जबरदस्त होगा? ख्वाजा साद रफीक साहब क्यों बात नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी के बारे में? वो सारा मामला क्या अभी की कनेक्शन है या खत्म हो गया? ब्रेक में बिल्कुल डॉक्टर साहब, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, हसन और हुसैन नवाज साहब को फिर से तलब किया जा रहा है आखिरी हफ्ते में भी, तो डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरा ये कि अगर फैसला वज़ीर आज़म के खिलाफ आ जाता है तो उस सूरत हाल में क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है? देखिए, वज़ीर आज़म को ये बताया गया है और अब सारे ही लोग कह रहे हैं, अब यानी अब ये जो सब सारे ही लोग मेरे ख्याल से वही कह रहे हैं कि इसके पीछे कौन था, साजिश थी, फलां था, ये था, जो भी था, मगर मान तो सब गए ना कि ये जबरदस्त होने जा रहा है सारा से। हमें नहीं दिया गया, टांगे खींची जा रही है, बाल खींचे नोचे जा रहे हैं, मतलब वो सारा चल रहा है सारा। वो अब ये रोलर अप चलेगा, ये पहले वहां से देखिए। अब लेकिन बात ये है कि इससे अच्छा जो हमारे बहुत से भाई बोल रहे हैं, देखिए मौलाना चांडियो जो गुफ्तगू करते थे, मौलाना चांडियो जो रेंजर्स वाला इशू, यानी एक मौलाना चांडियो कोई मुझे नहीं पता कि मुकर्रर है क्या, मगर मौलाना चांडियो की बातों का आप एक होता है, एक वजन होता था, एक होता था बात का सेंस, एक बनती थी, एक वैल्यू। अब वो जो बात, ये जो बात कर रहे हैं, ये वो बात ही नहीं कर रही, ये तो अजीबोगरीब। मौलाना चांडियो साहब की बातों से आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक, इनकी तो बातों की सेंस ही नहीं है, बातों की सेंस। जिनको यानी वो लोग जो जिन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा को जेलों में जाते देखा है, या जिन्होंने बहुत सी बातें तो मोहतरमा ने शायद बताई भी नहीं होंगी किसी को, जो जेलों में जिस तरह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करती थी ना, पब्लिक में तो नहीं वो जो, लेकिन जिस तरह वो हंसती मुस्कुराती, हाथ हिलाती, सबसे मिलना जुलना, ये वो करना, एक रख रखाव वाली। लेकिन जो होता था, एक पेशी सुबह इधर हो रही है तो दोपहर को इधर हो रही है, शाम को इधर हो रही है, और वो यानी और वो इंश्योर। और मोहतरमा से ये जो क्लिप चल रहा है, ये आप जरा इसको थोड़े से लार्ज करें, मैं भी इसको देखूं। ये 17 तारीख को जब बीबी से हो रही थी ना, 17 तारीख को, और जरदारी साहब भी साथ बैठे थे, बड़ी लंबी बीबी से बात हुई, बड़ी लंबी बीबी से, और बड़ी दुबई में बीबी से बात। बीबी जो कहानियां सुनाती थी वो अंदर से, वो तो कहती थी कि मैं इसलिए नहीं कहती कि मैं लोगों को बताऊंगी तो मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन वो अंदर से इतना भी टॉर्चर, इतना टॉर्चर किया था लोगों ने, इतना, ये एंजॉय करते थे। मकबूल लीडर को कर दिया, फलां कर दिया, ये उसे पता नहीं क्या कर रहे थे बैठे हुए सारे। तो मेरा ख्याल है कि अब वो एक मकाफात अमल होता है, एक मकाफात अमल। वो कहते हैं ना, उन्होंने मक्खी को क्यों बनाया है? कल बादशाह ने पूछा मक्खी क्यों? मक्खी को इसलिए बनाया अल्लाह ने कि आप जैसों को आपकी औकात याद दिलाए कि आप एक मक्खी को भी नहीं मार सकते, ठीक है। और फिरौन था ना, घोड़े दौड़ाता हुआ जा रहा था, दबा बेटा घोड़े और जाएंगे हम, वो अगला 2018 में भी हम होंगे, बीच में दरिया फटा, गड़प, ऐसे ही हुआ है ना, कुदरत ऐसी काम गड़प करके वो बीच में वो पनामा का दरिया फटा, फिरौन पूरा। वो बात ये है कि ये पूरी बदमाशी है, और इनके नंबर लगे हुए हैं, ये नंबर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अक्रॉस द बोर्ड। और मैं एक बात सिर्फ कर दूं, इसके ये जैसे फैसला आएगा उसके बाद मुतालबा होगा, और अभी से हो रहा है मेरे जैसा, हाँ लोगों के पैसे वापस लाओ, एहतसाब करो, अदारे ठीक करो, और फिर उसके बाद इलेक्शन करो। इलेक्शन ड्राइंग रूमों में नहीं होंगे तय कि वो 4 वडेरे आपने बुलवा लिए, उसने वो पार्टी ज्वाइन की, नहीं। आप एहतसाब करके इदारे ठीक करेंगे, उसमें आप 3 महीने लगा दें, उसमें आप 1 महीना लगाएं, 2 महीने, एहतसाब करके इदारे ठीक होंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा। अब ऐसे इलेक्शन नहीं होगा मुल्क के अंदर, ये बदमाशिया के हाथ से गया गेम सारा।
सारा बदमाशिया के हाथ से गेम किया। और एहतसाब और कड़ा एहतसाब और उसके बाद इंतखाब जी, कड़ा एहतसाब, इसको जो मर्जी मानी देते हैं लोग, कड़ा एहतसाब और उसके बाद इंतखाब जी, चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे उसमें 1.5 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तज्ज़िये के साथ। महशर की तरफ से खुदाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।